कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को हिंदी पठन पाठन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सम्मुख कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिससे आप वाचन व भावार्थ स्पष्टीकरण के द्वारा अपने ज्ञानार्जन में वृद्धि करने में सक्षम हो सकें। सर्वप्रथम जीवन परिचय। रघुवीर जी सहाय जी का जन्म उत्तर प्रदेश लखनऊ के सन 1929 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता, ये ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवप्रभात टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1990 दिल्ली में इनका निधन हुआ। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। यहाँ पर कवि ने बताया है कि यदि मैं बोलूँगा तो प्रभाव ज़रूर कुछ ना कुछ उसका होगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म जैसी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटें नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। तो ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जाति या वैयक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आज जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनशील हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते
पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह का करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। आप सभी ने प्रायः टेलीविज़न की साक्षात्कार कार्यक्रमों को देखा होगा कि किस प्रकार से वे एक सफल और जीवन के पीड़ादायी क्षणों के साक्षी व्यक्तियों से साक्षात्कार करते हैं और उसकी किसी भी वास्तविक मार्मिकता से अनभिज्ञ होकर के वे केवल अपना लाभ अर्जन का माध्यम ही उसे बनाते हैं। अनेक चैनलों में अनेक विज्ञापनों के द्वारा व्यक्ति को बार बार अपने अनुरूप कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु एक पात्र बनाया जाता है और वह पात्र उन्हीं के अनुरूप पर कार्य करता है और चैनल इससे प्रसिद्धि पाते हैं। चलते हैं कैमरे में बंद अपाहिज कविता की ओर। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए। देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। आप कविता के वाचन से ही यह स्पष्ट समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से दूरदर्शन वाले अपनी इच्छानुसार अपनी लाभदायक योजना के अनुरूप किसी व्यक्ति की पीड़ा का शोषण करते हुए उसे अपने लिए बेशकीमती बना डालते हैं। इसी दृश्य, इसी बिंब, इसी पीड़ा एवं संसार की वास्तविकता, आधुनिक वास्तविकता पर पर्दा हटाते हुए कवि ने इस वास्तविकता को हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया है। चलते हैं भावार्थ की ओर। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। कवि ने यहाँ बतलाया है कि दूरदर्शन वाले अपने आप को समर्थ और शक्तिमान बतलाते हैं, लेकिन एक दुर्बल व्यक्ति को लाते हैं और उसे एक बंद कमरे में ले जाते हैं। फिर वे उससे प्रश्न पूछते हैं। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? दूरदर्शन वाले उससे पूछेंगे
एक अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे, फिर उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, और यदि आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं। अब देखिए कि किस प्रकार से दूरदर्शन वाले प्रश्न करते हैं, जबकि वह अपाहिज है, सब देख रहे हैं, फिर भी उससे कह रहे हैं कि आप क्यों अपाहिज हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। फिर पूछ रहे हैं कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, कि आपका जो अपाहिजपन है क्या आपको दुख देता है, जो कि सबको लोग जानते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अपाहिज है, किसी का हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आँख नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको दुख पीड़ा होनी ही होनी है। यदि मेरी ही एक आँख ना हो तो मुझे उस कमी का दुख सहन करना होगा। तो वैसे ही वो उससे पूछेंगे, फिर पूछेंगे देता है, फिर बल देंगे कि बताइए देता है। हम मुझसे कोई पूछे कि आपको लॉकडाउन का पीरियड, ये समय दुख देता है, वो खुद भी इसका उत्तर जानता है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। मुझे उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हाँ ही कहना पड़ेगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, और जैसे ही उन्हें लगेगा कि अब यह बताने जा रहे हैं, तो अपने कैमरामैन से कहेंगे कि बड़ा 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 करके इसे दर्शकों तक दिखाइए, ज़्यादा प्रभावकारी बनाइए। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर दोबारा हम उससे पूछ रहे हैं कि बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए। फिर उससे पूछा जल्दी बताइए वह दुख बताइए, कि जो दुख है आपका बता नहीं पाएगा। क्या बता पाएगा। बार बार आप उससे एक ही चीज़ पूछेंगे तो वो सोचने पे विवश है, मजबूर होगा, मौन हो जाएगा। और वही दूरदर्शन वाले चाहते हैं उसको मौन कर दिया जाए, ताकि सारी जनता को वह प्रभावित करे, सारी जनता आगे का दृश्य देखने के लिए लालायित हो। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर हम उनसे पूछेंगे कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। तो आप लोग जानते हैं जो अपाहिज होगा उसको कैसा लगेगा। कैसा यानी कैसा लगता है, फिर बल देकर कि कैसा लगता है आप बताइए। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या है ऐसा। हमको जैसा कहलवाना है उससे वैसे ही हम उससे कहलवाएंगे कि ऐसा लगता है आपको कि मैं चल नहीं पाता, मैं देख नहीं पाता, दूसरों की तरह सारे कार्य नहीं कर पाता। तो वो कहिए वो वैसा ही कहेगा हाँ। अर्थात जैसा दूरदर्शन वाले चाहते हैं वो उससे वैसा ही उगलवा लेते हैं, या जो दूरदर्शन देखने वाले दर्शकों को ज़्यादा रुचिकर लगता है, उसी रुचि के अनुसार वह अपना साक्षात्कार उससे करते हैं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। फिर हम उससे बार बार प्रश्न पूछते रहेंगे, क्योंकि हमें अपने अनुरूप उत्तर चाहिए। यह अवसर खो देंगे और उससे कहेंगे कि जल्दी कोशिश कीजिए, नहीं तो यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते कि दूरदर्शन वाले किस कहेंगे उससे कि यह अवसर आप खो देंगे, हमें थोड़ा कोशिश करके जल्दी बताइए। और दूरदर्शन वाले कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते उसको रुला देते हैं। हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इतना पूछेंगे कि वो रोने लग जाए, मजबूर हो जाए। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। और हम लोग भी क्या चाहते हैं, हम भी कि जो दुखी व्यक्ति हो, ये भी यहाँ पर भी कवि ने जो है हमारी मानसिकता को वर्णन किया। हमें देखा कि हम किसी व्यक्ति को रोने में हमें कितना आनंद आता है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो खुशी व्यक्ति को देखकर खुश होता हो, नहीं तो उसे रोने वाले व्यक्ति को देख करके ज़्यादा खुशी मिलती है प्रायः। कारण कि हम जो है सुखी हैं, दूसरा हमसे ज़्यादा दुखी है। यदि अपने से ज़्यादा खुशी को देखते हैं तो हमें ईर्ष्या होती है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। और जैसे ही वो रोएगा, खूब रोएगा, तो उसकी आँख जब फूल जाएगी रोते रोते, हम उसको दिखाएंगे फूली हुई आँख की तस्वीर, ताकि और लोग भी उसको ध्यानपूर्वक देख सकें गौर से। आपने देखा है ना, जहाँ कहीं बीमार लोग, कई बार आते जाते सड़कों में देखता हूँ भीड़ लगी होती है, कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है, लोग बड़े उससे देखते हैं। और जहाँ ले जाने की बात आती है तो कोई एक भी ऐसा प्रयास नहीं करता है कि इसको ले जाओ।
ऐसे ही देख लीजिए, कहीं भी कोई हत्या है, कोई किसी का विरोध नहीं करेगा, कोई किसी की सच्चाई नहीं बताएगा, बस देखने के लिए वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो वही कह रहे हैं कि वह फूली आँख जब हम लोग अपने चैनल में दिखाएंगे एक बड़ी सी तस्वीर, तो सारे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। बाप रे, ऐसा। और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी, होंठों पर कि मैं क्या कहूँ, क्या कैसे कहूँ, क्यों कहूँ, इस असमंजसता भी साफ दिखाई देती है। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, और आप क्या है उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, जबकि वह यह भी दुख हो सकता है कि उसकी अपंगता उसे दुख नहीं दे रही है, बल्कि दूरदर्शन वालों के बातें उसे दुख दे रही है। एक और कोशिश करेंगे। दर्शक धीरज रखिए, कोशिश करेंगे, धीरज रखिए, हम और प्रयास करते हैं। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। हमारा प्रयास यह है कि साक्षात्कार वाला भी रो जाए, पीड़ा वाला व्यक्ति भी रो जाए, और दर्शक भी रो जाए, यानी कि दर्शक भावुक होकर के रो जाएं, ताकि हमारा कार्यक्रम क्या बन सके, सफल बन सके। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। और क्या करेंगे, आप भी और दोनों रोने लग जाएंगे, और हम उस तुरंत कहेंगे कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, और उससे कह देंगे कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, आप रो नहीं पाए जैसा आपको रोना चाहिए था। अपना काम भी निकाल लिया और उसको सुना भी दिया। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, और हम अपना संबोधन कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे कि हमारा यह कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम था, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। अर्थात अपना काम भी निकाल लिया, और उस व्यक्ति को उससे कोई भी फायदा नहीं दिया, बल्कि उसकी पीड़ा को सबके सामने प्रदर्शित करके उसको और अधिक पीड़ा दी। और यही संसार की वास्तविकता भी है। लोग दूसरे को परेशान कर करके, उसकी इधर उधर व्याख्या करके, उसकी कमियों को बता करके उसे और अधिक पीड़ा प्रायः देते रहते हैं। इसी पर यहाँ पर कवि ने अपना दृष्टिपात किया है। मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थियों को इस पाठ को वाचन करने की क्षमता एवं भावाभिव्यक्ति को समझने में सहायता मिली होगी, और वे इस पाठ को भांति भांति समझकर इसका भावार्थ लिखने में सक्षम हो चुके होंगे। इसी से आशा से एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद।